दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। उसमें जो वेल्डर ट्रेड के कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे गए थे ये उसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। हम इसमें जो आज 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड का पूछा जाता है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है शुरू। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक। आप लोग ऊपर भी देखे होंगे, लिखा रहा होगा। तो कह रहा है वेल्ड जोर बनने के बाद बट या कोने के जोर के रूट पर जमा होने वाली थोड़ी सी वेल्डिंग सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसको सीलिंग रन कहते हैं। देखिए, वेल्डिंग बनने के जो हम लोग बाद देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सीलिंग रन। और उससे पहले जो देते हैं उसको क्या कहते हैं? बैकिंग रन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी वेल्डिंग में जब आर्क चुंबकीय गड़बड़ी के कारण अपने नियत पथ से विचलित होता है तो होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं? तो उस त्रुटि को हम लोग आर्क ब्लो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड फेसिंग प्रक्रिया के आरंभ में डैश स्थिति में लाने के लिए सतह को गर्म किया जाता है। तो हम लोग धातु हरण की स्थिति तक लाने के लिए उसको गर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धातु के जंक्शन और उस बिंदु के बीच को दूरी को क्या कहा जाता है जहां वेल्ड धातु मूल धातु के टो को स्पर्श करता है? मान लीजिए आप लोग एक फ्लैट वेल्ड बना रहे हैं, ये दो प्लेट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लेट है। एक सेकेंड, फिर से मैं बना रहा हूँ। देखिए, एक प्लेट आपका ये है, ये हो गया आपका एक प्लेट, और एक प्लेट आपका ये हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे जो वेल्डिंग करोगे आप लोग, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? टो। ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हो जाएगा आपका टो हो जाएगा, और ये नीचे वाला भी आपका टो हो जाएगा। यहाँ ये वाला जो जगह है, ये वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रूट हो जाएगा, या इसी को जंक्शन कहते हैं। तो यही पूछ रहा है आपसे कि ये जो डिस्टेंस बना, ये डिस्टेंस मतलब टो से लेके रूट तक की दूरी, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं लेग लेंथ कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेग लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको यहाँ पे कह रहा है शुद्ध टंगस्टन कम से कम 99.7% शुद्धता वाले टंगस्टन पाउडर को सिंटर करके बनाए जाते हैं, उसका गलनांक कितना होता है? तो सिंपल सा आप लोग को ये कह रहा है कि शुद्ध टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो इसका होता है 3380, और कहीं कहीं बुक में आपको 3410 भी मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन सही है। आपको ऐसा ऑप्शन ही नहीं मिलेगा जिसमें आप लोग फंसेंगे, क्योंकि 3410 के करीब क्या है? 3380 है। तो आप लोग को ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता जो फंसे। लेकिन कभी कभी 3380 और कभी कभी 3410 भी पूछा जाता है बहुत सारी अलग अलग एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3F निम्नलिखित में से किस जोड़ की एक स्थिति है? तो 3F जो होता है वो आपका फ्लैट जोड़ की स्थिति होती है। देखिए, आपका होता है 1F, 2F, 3F और 4F, ये 4 गो स्थिति है। ठीक, तो देखिए ये प्लेट वेल्डिंग में है। जब आप लोग फ्लैट वेल्डिंग करते हैं तो F मतलब फ्लैट वेल्ड करते हैं, तो 1F का मतलब होता है क्या? डाउन हैंड पोजीशन में जब आप लोग वेल्डिंग करते हैं तो इसको 1F कहते हैं। जब आप लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? 2F कहते हैं। जब आप लोग वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? 3F कहते हैं। जब आप लोग ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं तो 4F कहते हैं। तो इसी के जो आप लोग को अकॉर्डिंग पूछा गया था कि 3F निम्नलिखित में से किस जोड़ से संबंधित है? तो 3F आपका जो संबंधित है फ्लैट जोड़ से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जब वेल्ड की गई धातु जमती है तो इसकी सतह पर स्लैग जमा होता है, क्योंकि यह वेल्ड धातु डैश होती है। देखिए, यह वेल्ड धातु होती है। देखिए, ये जो होता है वेल्ड धातु से हल्का होता है। स्लैग जो होता है वो वेल्ड धातु से हल्का होता है, और वो जो मेरा मेटल होता है वो भारी होता है। देखिए, जैसे आप लोग यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेल्डिंग कर रहे हो। ऐसे वेल्ड करोगे,
इसके ऊपर में जो जमा रहेगा वो स्लैग रहेगा, क्योंकि इसके जो सबसे ऊपर वाली पोर्शन रहेगी ये किस चीज़ का रहेगा, स्लैग का रहेगा। क्योंकि वो जो मेरा मेटल होता है वो भारी होता है, स्लैग मेरा क्या होता है, मतलब मतलब वज़न कम होता है, स्लैग का मतलब हल्का होता है। तो स्लैग मेरा ऊपर रहता है और मेरा वेल्ड मेटल जो है वो नीचे इसमें फिलअप हो जाती है। तो वही चीज़ कर रहा है, क्योंकि यह वेल्ड धातु से क्या होता है, यह वेल्ड धातु से हल्का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आर्गन सील्डिंग गैस। तो आर्गन जो होता है वो मेरा हवा से क्या होता है, भारी होता है, और हीलियम क्या होता है मेरा, हल्का होती है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, जो आर्गन है वो भारी है और हीलियम जो है वो हल्की। आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ह से हीलियम और ह से हल्की। तो जब देखिए हीलियम क्या हो गया, हल्की, तो आर्गन क्या होगा, भारी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वेल्डिंग से संबंधित सभी क्रियाएं वेल्डिंग जोड़ या वेल्डिंग लाइन में बने डैश में घटित होती है। तो वेल्डिंग से जितनी भी क्रियाएं होती है आपका सारा का सारा पिघला हुआ पुल में होता है, उसको मोल्टेन पुल भी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है धातु को काटने से पहले इसे डैश द्वारा पूर्व गर्म किया जाता है। मतलब ये कह रहा है जब आप लोग धातु की कटिंग करते हो तो आप इसको गर्म किससे करते हो। तो देखिए ये जो होगा आपका यहाँ पे होना चाहिए उदासीन लॉ, लेकिन इसमें आंसर दे दिया है ऑक्सीकारक लॉ, ये गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन लॉ। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग किसी बुक में डालिए प्री हीटिंग के लिए किसको यूज करते हैं, पूर्व तापन का मतलब होता है प्री हीटिंग। तो आप इसको जो करते हैं वो उदासीन लॉ के द्वारा ही करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जब लौ को बुझाए बिना किसी विशेष वेल्डिंग टॉर्च हैंड के लिए सर्वाधिक संभव निर्वाहन वेग प्राप्त किया जाता है तो डैश से प्राप्त होता है। ये जो है आपका ऑक्सीकारक लॉ से प्राप्त होता है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्लाज्मा वेल्डिंग टॉर्च में टंगस्टन इलेक्ट्रोड डैश से बने हुए नोजल के भीतर स्थित होता है। तो देखिए प्लाज्मा वेल्डिंग जो आप करते हो तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो कॉपर के नोजल के अंदर लगा हुआ रहता है। देखिए सिरेमिक के, देखिए ब्रास का तो नोजल हम लोग इसमें यूज करेंगे नहीं, ठीक है। टिन का करेंगे नहीं क्योंकि टिन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक। अब ब्रास का भी नहीं करते हैं। सिरेमिक का जो करते हैं वो हम लोग टिग वेल्डिंग में करते हैं। तो सिंपल सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि पाइप की अक्ष डैश स्थिति में और वेल्ड ज्वाइंट क्षैतिज तल में हो तो पाइप में बनाए गए बट ज्वाइंट में पाइप वेल्डिंग में 2G स्थिति में की जाती है। देखिए हम लोग पाइप वेल्डिंग करते हैं, इसकी 5 स्थिति होती है। एक होती है 1G, एक होती है 2G, एक होता है 5G, एक होता है 6G, ठीक है। तो 1G स्थिति जो होता है वो इस टाइप का होता है और यहाँ पे क्या होता है, मेरा पाइप घूमता है मतलब रोटेट करता है, ठीक है। 2G जो स्थिति होता है मेरा वो वर्टिकल होता है। 5G जो स्थिति होता है वो भी मेरा हॉरिजेंटल ही होता है लेकिन इसमें पाइप घूमता नहीं है, ठीक ना। और 6G जो होता है मेरा इंक्लाइंड होता है, कुछ इस टाइप से एंगल पे इसको हम लोग खड़ा करते हैं। 40 सरफेस से 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग खड़ा करते हैं, किसमें, 6G में। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर, क्योंकि 2G में हम लोग पाइप को ऐसे खड़ा करके वेल्ड करते हैं। देखिए पाइप को ऐसे, हम एक सेकेंड फिर से बना रहा हूँ। देखिए मेरा पाइप का पोजीशन जो रहता है कुछ इस टाइप का, मेरा ये पाइप का पोजीशन है, ठीक है। जब हम लोग वेल्डिंग मारते हैं तो ऐसे मारते हैं, क्षैतिज स्थिति में वेल्डिंग मारते हैं, ओके। हॉरिजॉन्टल स्थिति में वेल्डिंग मारते हैं, लेकिन मेरा पाइप का पोजीशन जो रहता है वो वर्टिकल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्ताकार छिद्र के माध्यम से वेल्डिंग द्वारा धातु के 2 ओवरलैपिंग टुकड़े को जोड़ने के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग जोड़ को क्या कहते हैं। देखिए ये मेरा 2 प्लेट है, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। दूसरा प्लेट मेरा ये है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैपिंग है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये छिद्र कर रहा है। तो पूछ रहा है इस
को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग प्लग या स्लॉट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ ये हुआ। दूसरी बात, इसमें हम लोग लॉन्ग आर्क का प्रयोग करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस बार पूछा है, तो हो सकता है इस बार पूछ ले कि प्लग या स्लॉट वेल्ड में हम लोग कौन सी आर्क का यूज करते हैं, तो हम लोग लॉन्ग आर्क का यूज करते हैं। उसके बाद है टी जॉइंट। तो टी जॉइंट में क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं और इसके बीच में एक और प्लेट रख के वेल्डिंग मार देते हैं। उसके बाद है आपका कॉर्नर जॉइंट। तो कॉर्नर जॉइंट में क्या होता है, दो प्लेट को कोने से जोड़ते हैं, दो प्लेट के कोने से जोड़ते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नर जॉइंट। ये देखिए कॉर्नर जॉइंट जो बनता है वो आपका 90 डिग्री एंगल पे बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है लैप। तो लैप में सिंपल है, एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। देखिए इसमें भी एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, लेकिन इसमें स्लॉट नहीं काटेंगे, ठीक ना। और इसमें आपको कह रहा है क्या, छिद्र करना है। जैसे ही छिद्र करिएगा तो वो लैप से आपका प्लग या स्लॉट जॉइंट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है यदि सभी विधियां आर्क ब्लो को नियंत्रित करने में विफल हो जाती है तो व्यक्ति को डैश आपूर्ति में परिवर्तन करना चाहिए। तो एसी में, क्योंकि एसी में आर्क ब्लो होता ही नहीं है, ठीक है। डीसी में देखिए ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी वेल्डिंग विधि है जिसमें आर्क ब्लो नहीं होती है, तो एसी में नहीं होती है। ओके, और पूछेगा यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डीसीईएन में ज़्यादा आर्क ब्लो होगा कि डीसीईपी में ज़्यादा आर्क ब्लो होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इस दोनों में से किस में ज़्यादा आर्क ब्लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रन ऑन और रन ऑफ प्लेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हम लोग इसको सिंपल सी बात है, आर्क ब्लो से बचने के लिए हम लोग रन ऑन और रन ऑफ प्लेट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं इस दोनों प्लेट को, और इधर से हम लोग एक और प्लेट लगा देते हैं इसमें टैक वेल्ड करके, और इधर से भी एक और प्लेट लगा देते हैं टैक वेल्ड करके। तो इसी को हम लोग रन ऑन और रन ऑफ प्लेट कहते हैं। देखिए वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम लोग जब वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो जिधर से वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे प्लेट को, पहले आप इतना समझिए आर्क ब्लो से बचने के लिए हम लोग रन ऑन और रन ऑफ प्लेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रयुक्त वेल्डिंग टेक्निक में निम्नलिखित में से कौन से कारक पर निर्भर करती है, तो बस वेल्डिंग की जाने वाली सामग्री के प्रकार और मोटाई पे करता है, और किसी पे ये चीज़ नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन लॉ का तापमान कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि ऑक्सी एसिटिलीन का जो तापमान होता है वो 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो उस टाइप का ऑप्शन एक है 3300, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार की इलेक्ट्रोड कोटिंग लकड़ी के रस और आटे युक्त सामग्री की बनी होती है, तो आपका होता है सेल्यूलोजी इलेक्ट्रोड। ओके, आयरन पाउडर में हम लोग क्या करते हैं, आयरन के पाउडर की कोटिंग कर देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहा है उस जोड़ का नाम बताइए जो ऐसे दो हिस्सों के बीच बनता है जिन्हें हम क्या करते हैं, सिरों से जोड़ा जाता है और समकोण पर स्थित होता है। तो देखिए बट ज्वाइंट तो सिंपल से आमने सामने बनता है, इसको बट ज्वाइंट कहते हैं। लैप ज्वाइंट ये एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ाकर वेल्डिंग करते हैं। टी ज्वाइंट, देखिए टी ज्वाइंट ये एक प्लेट है, इसके बीच में दूसरा प्लेट रख के हम लोग वेल्डिंग मारते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो दो हिस्सों के बीच बनता है और जिन्हें सिरों से जोड़ा जाता है। तो अभी हम लोग कहते हैं कॉर्नर ज्वाइंट में एक ये प्लेट हुआ और एक ये प्लेट हुआ, तो इस दोनों को सिरे से यहाँ पे हम लोग वेल्ड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉर्नर ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उदासीन लॉ का उपयोग सामान्यतः निम्नलिखित की वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए अगर हम लोग, उदासीन मतलब होता है न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल लॉ को ले तो उससे एसएस की वेल्डिंग कर सकते हैं, तांबा की वेल्डिंग कर सकते हैं, माइल्ड स्टील या नर्म इस्पात की वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन गैल्वेनाइज्ड आयरन को हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पर जिंक की परत चढ़ी होती है। इसलिए जैसे हम लोग उसको वेल्डिंग करने जाएंगे, जिंक की परत क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बन के उड़ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि जिंक का जो गलनांक होता है लगभग 419 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, जिंक वेपोराइज हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम का यूज नहीं करना है। अगर वहाँ पे हमको वेल्डिंग करना है तो हम लोग वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करके वेल्डिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग जोड़ किनारे का सर्वाधिक आम प्रकार है, मतलब कौन सा ऐसा एज प्रिपरेशन है जो सबसे आम प्रकार है। देखिए, सबसे पहले बात, भी सबसे आम प्रकार होता है क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान होता है। 2 प्लेट लीजिए, इधर एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, इसको बस ऐसे ग्राइंड कर दीजिए, आपका जब होगा वो भी आराम से बन जाएगा। लेकिन जे यू एस तो कोई होता ही नहीं, एस तो किसी प्रकार का जो एज प्रिपरेशन में आता ही नहीं है। तो आपका क्या बचा, यू बचा और जे बचा, ये दोनों कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें जो ये कर्व वाला पार्ट आता है, यू में जो देखिए यहाँ तक तो काटना ठीक है, ठीक ना, लेकिन ये जो यू में जो ये कर्व वाला पार्ट है, इसको काटने में दिक्कत होती है और मतलब एक स्किल्ड चाहिए, मतलब एक स्किल्ड वर्कर चाहिए, और इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन भी जो होता है वो सबसे आसान होता है और इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस बार सबसे आम प्रकार पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट बार पूछ ले कि जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वो कौन सा एज प्रिपरेशन है, तो हम लोग भी प्रकार का करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इसको बनाना आसान होता है और खर्चीला भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निक्षेपण की सतह चढ़ाते समय धातु को एक निश्चित गहराई से अधिक अंदर प्रवेश नहीं कराना चाहिए, अन्यथा यह मूल धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तथा गुण में परिवर्तन कर देगी। हार्ड फेसिंग विधि के लिए यह अधिकतम गहराई कितनी है, तो हार्ड फेसिंग में हम लोग 0.5 mm तक करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा और बेस मेटल का आपका क्या होगा, गुण बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में। कह रहा है उस उपकरण का नाम बताइए जो एक प्रकार के एसी वोल्टेज और धारा को दूसरे प्रकार के वोल्टेज और धारा में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या मारेंगे, रेक्टिफायर। यहाँ पे एसी डीसी का चर्चा नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ पे एसी डीसी का चर्चा नहीं है। बस एक प्रकार का जो आपको वोल्टेज ले रहा है और धारा ले रहा है उसको दूसरे प्रकार में बदलता है, तो आपका हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ऐसा क्यों, देखिए आप लोग वेल्डिंग करते हैं, आपको जो नॉर्मली क्या चाहिए, लो करंट सॉरी हाई करंट और लो वोल्टेज चाहिए। ये किसका काम है, ट्रांसफार्मर का काम है। ये एक प्रकार के धारा और वोल्टेज को दूसरे प्रकार के धारा और वोल्टेज में तो बदल ही देता है। ओके, देखिए रेक्टिफायर का क्या काम है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दाब को नियंत्रित करने के लिए नली और ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन सिलेंडर के बीच डैश को रखा जाता है। आपका एसिटिलीन सिलेंडर एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और नली मतलब आपका हो गया होज पाइप। सिलेंडर और होज पाइप के बीच में आप लोग किसको लगाते हैं दाब को कंट्रोल करने के लिए, तो रेगुलेटर को लगाते हैं, सिंपल सी बात है। ब्लो पाइप आप लोग दाब कंट्रोल करने के लिए नहीं, फ्लेम बनाने के लिए लगाते हैं। हीटर का यूज आप लोग गर्म करने के लिए करते हैं। और नोजल आप लोग कहाँ लगाते हैं, ब्लो पाइप में लगाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या, दाब नियंत्रण, तो सिंपल सी बात है, दाब नियंत्रण सिर्फ रेगुलेटर करता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है रेगुलेटर से कि रेगुलेटर का क्या काम है, तो रेगुलेटर का काम होता है वर्किंग प्रेशर सेट करना, यानी कि कार्यकारी दाब सेट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 25 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को कल मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में।